हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना जो है स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअल में होते क्या हैं, हमने बात करी थी। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट क्या होती है, कैपिटल रिसीप्ट क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में अपन लोगों ने पढ़ लिया था। अपन ने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैसे पहचानते हैं। तो आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो आज हम सीखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट को अपन हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापार खाता कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट को अपन लोग हिंदी में क्या कहते हैं, व्यापार खाता। तो ये व्यापार खाता क्या होता है, इसको कैसे बनाते हैं और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो हैं हम लोग करेंगे आज की क्लास के अंदर, ताकि आपका जो है ट्रेडिंग अकाउंट वाला जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो इसके अंदर देखिए अपन लोग सबसे पहले देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ द फर्स्ट स्टेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या है, पहला चरण है। किस चीज़ का पहला चरण है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने के संबंध में ये क्या है, पहला चरण है। यानी कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते हैं तो सबसे पहले जो अकाउंट बनाते हैं वो कौन सा अकाउंट होता है? ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अपन इसको उपार्जन आधार पर बनाते हैं। किस आधार पर बनाते हैं? उपार्जन आधार, यानी कि अक्रूवल बेसिस पर। और उपार्जन आधार का मतलब क्या होता है कि हम संबंधित वित्तीय वर्ष के खर्चों का मिलान संबंधित वित्तीय वर्ष के खर्चों से और आय का मिलान आय से करते हैं। यानी कि हम प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, अक्रूड, अनर्ड जो भी चीज़ें हैं सारे एडजस्टमेंट करते हैं ताकि हम सही सकल लाभ और सही सकल हानि को निकाल सकें। तो अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि भाई बताइए कि व्यापार खाता कौन से आधार पर बनाया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। डिसाइड वेदर सेल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड और नॉट। ये हमें इस चीज़ के बारे में बताता है कि हमें हमारे प्रोडक्ट और सेवा यानी कि सर्विस की सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। अल्टरनेटिवली वेदर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज परचेज्ड कॉस्ट एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस नीड टू बी कंट्रोल्ड। यानी कि हम परचेज अकाउंट के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या लिखते हैं? हम परचेजेस को लिखते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को लिखते हैं और इनके आधार पर हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने से हमारा क्या होता है, हमको ये पता होता है कि हमें हमारे खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए या खर्चों को बढ़ाना चाहिए, हमें सेलिंग प्राइस क्या रखनी चाहिए। तो इन सब बातों की जानकारी जो है हम ट्रेडिंग अकाउंट से मालूम कर सकते हैं। बैलेंस ऑफ दिस अकाउंट इज ईदर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यानी कि इस अकाउंट का जो बैलेंस होता है या तो सकल लाभ होगा या हमें सकल हानि होगी। तो ज़्यादा ऐसा कोई डीप कंसेप्ट नहीं है, सामान्य सी बात है कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो है हम लोगों को कब बनाना पड़ता है? जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्या है, फर्स्ट स्टेज है। इसे किस बेसिस पर बनाया जाता है? अक्रूवल बेसिस पर बनाया जाता है। और यदि इसका नेचर हम देखें तो ये एक नॉमिनल अकाउंट ही होता है। ये हमें बताता है कि हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस हमें क्या रखनी चाहिए
और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मालूम करके हम ये देख सकते हैं कि भाई हमें कौन से खर्चों को बढ़ाना है, कौन से खर्चों को कम करना है। इस खाते का जो बैलेंस होता है वो या तो सकल लाभ होता है या सकल हानि, यानी कि या तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट होता है या ग्रॉस लॉस को हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अब आप लोग देखिए कि इसका फॉर्मेट किस तरीके का होता है, यानी कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो किस तरीके का होता है, इस चीज़ को आप लोग समझने का प्रयास करिए। देखिए मैंने पूरा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट जो है बना रखा है यहाँ पर, और आपको अच्छी तरीके से इस फॉर्मेट को क्या है समझना है। तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले जो है हमें क्या लिखना पड़ता है, ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है, ट्रेडिंग अकाउंट लिखना पड़ता है। हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, यानी कि क्योंकि इसका जो संबंध है वो पूरे वित्तीय वर्ष के साथ होता है, पूरे वित्तीय वर्ष से होता है, एक निश्चित तिथि से नहीं होता। बैलेंस शीट जो होती है उसका संबंध एक निश्चित तिथि से होता है, एक पर्टिकुलर डेट से होता है, इसलिए हम एज ऑन या एज एट लिखते हैं। लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो हम फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का क्या करते हैं, यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर द ईयर एंडेड वर्ड का यूज करते हैं। तो आपको इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्लियर हो गई बात। तो आगे हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट एक्चुअल में होता किस तरीके से है। तो ये ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, हमको क्या लिखना है, फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर हम लिख देंगे 31 मार्च। क्या लिख देंगे, 31 मार्च। अगर 2024 है तो 2024, 2025 है तो 2025, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, जो भी फाइनेंशियल ईयर हो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। फिर ये इसकी डेबिट साइड होती है और ये इसकी क्या होती है, क्रेडिट साइड होती है। और ध्यान रखिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं हमेशा किसके बेसिस पर बनाए जाते हैं, हमें ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। क्या गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस, यानी कि तलपट गिवन होता है। उसमें सभी खातों के शेष हमें दे रखे होते हैं और हमें उसमें से आइटम्स को छांटना पड़ता है कि कौन सा आइटम ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, कौन सा आइटम पीएनएल में जाएगा, कौन सा आइटम बैलेंस शीट के अंदर जाएगा। तो ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर हम इसको तैयार करते हैं। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर हमको क्या दिया हुआ होता है, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्या होता है, प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक इस फाइनेंशियल ईयर में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक होता है। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम उसके नीचे लिखते हैं परचेजेस, यानी कि हमने करंट ईयर के अंदर कितना माल रीसेल पर्पस के लिए खरीदा, यानी कि टू परचेजेस। ध्यान रखिएगा फॉर्मेट इसी सीक्वेंस के अंदर बनाया जाता है, फॉर्मेट आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक के बाद हम क्या लिखते हैं, परचेजेस लिखते हैं, और परचेजेस को हम इनर कॉलम में लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक को हम आउटर कॉलम में लिखते हैं। फिर परचेजेस के अंदर अगर हमें दे रखा है कि भाई मार्ग में माल, गुड्स इन ट्रांजिट। गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब होता है कि भाई हमने माल खरीद तो लिया लेकिन वो अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो इसका मतलब है भाई हमने खरीद तो लिया है, तो इसका मतलब परचेजेस के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। तो गुड्स इन ट्रांजिट को हम क्या करते हैं, परचेजेस के अंदर क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ध्यान रखना है आपको फॉर्मेट को बहुत अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखा जाता है,
ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस लिखी जाती हैं। परचेजेस के अंदर गुड्स इन ट्रांजिट अगर आपको एडजस्टमेंट में गिवन है तो उसको जोड़ा जाता है। ध्यान रखिएगा, एडजस्टमेंट के अंदर होगा ये, तब तो हमको जोड़ना है, अदरवाइज नहीं जोड़ना है। फिर ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न को क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड भी बोला जाता है। तो परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को हमको क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। अगर हमने निजी उपयोग के लिए कोई माल निकाला है, या हमने फ्री सैंपल में कोई माल बांट दिया है, या हमने डोनेशन या चैरिटी में कोई माल बांट दिया है, या हमें माल का कुछ नुकसान हो गया है, तो उसे परचेजेस में से क्या किया जाता है? लेस किया जाता है। लेकिन ध्यान रखना, ये परचेजेस और परचेज रिटर्न तो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होते हैं, लेकिन ये आपको किस में गिवन होगा? एडजस्टमेंट के अंदर। और ये बातें भी आपको कहाँ पर गिवन होगी? एडजस्टमेंट के अंदर। बाकी ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और परचेज रिटर्न ये आपको किस में गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन होगा। तो लेकिन मैंने यहाँ पर वो इसलिए लिख दिया कि कभी कभी ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट लिखे हुए आ जाते हैं कि भाई व्यापारी ने अपने निजी उपयोग के लिए माल व्यापार से निकाला, लेकिन उसकी अभी तक कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। व्यापारी ने इतने रुपए का माल मुफ्त नमूने के रूप में बांट दिया, लेकिन उसकी प्रविष्टि नहीं की गई है। व्यापारी ने इतने रुपए का माल दान में दे दिया, लेकिन उसकी कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। माल खरीदे हुए माल में से इतने रुपए के माल का क्या हो गया है? नुकसान हो चुका है। तो अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे इस तरह की इंफॉर्मेशन गिवन हो तो हमें परचेजेस में से उसे क्या करना पड़ता है? लेस करना पड़ता है। और अगर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा हो कि भाई मार्ग में माल है इतने रुपए का, तो आपको उससे परचेजेस को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारे चीज़ें करने के बाद जो अमाउंट आता है वो किसका कहलाता है? नेट परचेज। क्या कहलाता है? नेट परचेज। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, उसके बाद हम लिखते हैं टू परचेजेस। और वैसे नॉर्मली मैं बताऊं आपको, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड ही होती है। तो हमें परचेजेस में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को लेस करना है और नेट परचेजेस आपको निकालकर यहाँ पर लिख देनी है। ये तो बहुत रेयर चांस होता है कि आपको गिवन हो, अदरवाइज आपको ये गिवन नहीं होता है। केवल परचेज और परचेज रिटर्न ही क्या होती है? ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होती है। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दी, परचेज में से आपने परचेज रिटर्न को लेस करके नेट परचेज को बाहर लिख दिया। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, कौन से एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम किसे कहते हैं? वो एक्सपेंसेस जिनका संबंध किसके साथ होता है? माल के उत्पादन के साथ होता है। जिनका संबंध किससे होता है? माल के उत्पादन से होता है, सीधा संबंध होता है, उनको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं, और जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो पीएनएल अकाउंट के अंदर आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यय। तो यहाँ पर मैंने जितने भी एक्सपेंसेस लिखे हैं ये सब कौन से एक्सपेंसेस हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और इनको अपन हिंदी में क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखने पड़ेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखना है? याद कर लो, ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आएगा ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ गिवन होगा? ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस। परचेजेस कहाँ गिवन होगी? ट्रायल बैलेंस में गिवन होगी। फिर आपको लेस किसको करना है? परचेज रिटर्न को। परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं।
परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद नेट परचेज आपको यहाँ पर लिख देनी है। और मैंने कहा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये बहुत रेयर चांस है कि गिवन होते हैं, अदरवाइज ये गिवन नहीं होते हैं, और होंगे तो ट्रायल बैलेंस के नीचे होंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद जो नेट परचेजेस आ जाती हैं, उसके बाद आपको सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेजिस वेजिस जो है कारखाने में चुकाई जाती है, मजदूरों को दी जाती है। मजदूरों का किसके साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है? उत्पादन के साथ, इसलिए वेजिस जो है ट्रेडिंग अकाउंट में आती है। लेकिन अगर सैलरीज दे रखा हो तो सैलरीज जो है वो कहाँ पर आती है? पीएनएल अकाउंट में आती है। तो हमेशा ध्यान रखो, वेजिस ट्रेडिंग अकाउंट में आती है, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है। फिर आपको वेजिस एंड सैलरीज दे रखा हो तो इसको भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। लेकिन अगर आपको सैलरीज एंड वेजिस लिखा हुआ हो, क्या लिखा हुआ हो? सैलरीज एंड वेजिस, तो इसको आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। अगर इसको रिवर्स कर दे, सैलरी आगे आ जाए, वेजिस पीछे चले जाए, तो ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन अगर वेजिस एंड सैलरीज लिखा हुआ आ जाए तो ट्रेडिंग अकाउंट में, इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मानते हैं। फिर फ्रेट, कार्टेज और कैरेज, इन तीनों का मतलब एक ही होता है, इसे अपन कहते हैं गाड़ी भाड़ा। क्या कहते हैं? गाड़ी भाड़ा। और गाड़ी भाड़ा हमेशा अगर कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही मानना है। या तो वो आपको फ्रेट, कार्टेज, कैरेज लिख के देंगे, या फ्रेट, कार्टेज, कैरेज के साथ इनवर्ड वर्ड लगा के देंगे। लेकिन अगर इनके साथ लिखा हुआ आ जावे आउटवर्ड, तो आउटवर्ड लिखा हुआ आ जावे तो इनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। इसका मतलब है कि हमने इनको माल बेचते समय खर्च किया है। अब माल बेचते समय जो भी खर्चा होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। लेकिन जिसके साथ इनवर्ड वर्ड लिखा हुआ होता है, इनवर्ड का मतलब है माल खरीदते समय आपने जो खर्चा किया है, और माल खरीदते वक्त हम जो भी खर्चा करते हैं वो उत्पादन की लागत में जुड़ता है। किस में जुड़ता है? उत्पादन की लागत में। तो देखिए बहुत बारीक बारीक बातें जो हैं मैंने यहाँ पर मेंशन की है ताकि आपसे एग्जाम के अंदर गलती नहीं हो। वेजिस आ जावे तो आपको ट्रेडिंग में लिखनी है, लेकिन अगर आपको सैलरीज लिख कर दे देवे तो आपको पीएनएल में लिखनी है। सैलरी कहाँ पर आती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अगर आपको वेजिस एंड सैलरी लिख कर दे तो ट्रेडिंग में लिखना है, लेकिन अगर सैलरी एंड वेजिस लिख के दे दे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना है। फ्रेट, कार्टेज, कैरेज, अगर केवल फ्रेट, कार्टेज और कैरेज लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब होता है गाड़ी भाड़ा। इसका मतलब क्या होता है? गाड़ी भाड़ा। और फ्रेट, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब भी गाड़ी भाड़ा, लेकिन क्रय पर किया गया। किस पर किया गया? क्रय पर किया गया गाड़ी भाड़ा। और इनके आगे यदि आउटवर्ड वर्ड लिखा हुआ आ जावे या लिखा हुआ आ जावे ऑन सेल्स, क्या लिखा हुआ आ जावे? ऑन सेल्स। सपोज करो लिखा हुआ आ गया फ्रेट ऑन सेल्स, फ्रेट, कार्टेज ऑन सेल्स, कैरेज ऑन सेल्स, तो पीएनएल के अंदर फ्रेट, कार्टेज, कैरेज आउटवर्ड लिखा हुआ आ जावे तो पीएनएल के अंदर। लेकिन अगर कुछ भी लिखा हुआ नहीं आ रहा और इनवर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो हमें कहाँ पे लिखना है? हमें ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना है। कहाँ पर लिखना है? ट्रेडिंग अकाउंट में। कुछ भी लिखा हुआ नहीं हो इसके आगे तो भी ट्रेडिंग में, इनवर्ड लिखा हुआ है तो भी ट्रेडिंग में। लेकिन अगर आउटवर्ड और ऑन सेल्स लिखा हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। फिर गैस, फ्यूल एंड पावर, इन सबका उपयोग जो है फैक्ट्री में होता है, इसलिए इनको ट्रेडिंग में लिखा जाता है। इसके अलावा फैक्ट्री एक्सपेंसेस, अगर इलेक्ट्रिसिटी के आगे लिखा हुआ है फैक्ट्री तो इसका मतलब वो फैक्ट्री एक्सपेंसेस है ना। तो अगर किसी एक्सपेंसेस के आगे फैक्ट्री वर्ड लिखा हुआ आ जावे
तो भी ट्रेडिंग के अंदर लिखना है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, भाई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस का मतलब तो यही है कि वो खर्चे कहाँ पर हुए हैं, फैक्ट्री में हुए हैं, तो यानी कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ऑक्ट्रॉय, जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल, एक स्टेट से अपने स्टेट में दूसरे स्टेट से माल खरीदते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, ऑक्ट्रॉय यानी कि चुंगी देनी पड़ती है, तो वो माल की उत्पादन लागत में जुड़ती है। किस में जुड़ती है, माल की उत्पादन लागत के अंदर, इसलिए ऑक्ट्रॉय भी क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। रॉयल्टी, यानी कि हम किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं और उसके बदले में अगर उसको रॉयल्टी चुका रहे हैं, तो रॉयल्टी जो हमने सामने वाले को चुकाई है, क्योंकि भाई उसके पास अधिकार है, हम उसके अधिकार को खरीद कर उत्पादन कर रहे हैं, तो उसके बदले में हमें उसको शुल्क देना पड़ेगा। तो रॉयल्टी माल के उत्पादन में क्या होती है, जुड़ती है, इसलिए रॉयल्टी भी क्या है, एक तरीके से डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी, जब हम दूसरे देश से माल खरीदते हैं तो भाई हमें इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जो है चुकानी पड़ती है, तो वो भी माल की उत्पादन लागत में जुड़ती है, तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। डॉक चार्जेस एंड क्लीनिंग चार्जेस, जब हम बंदरगाह से माल छुड़ा कर लाते हैं तो हम जो भी पैसा देते हैं वो भी माल की उत्पादन लागत में जुड़ता है। कंज्यूमेबल स्टोर, हम मशीन की साफ सफाई के लिए ग्रीस ऑयल वगैरह जो है फैक्ट्री के अंदर रखते हैं, तो जितना भी ग्रीस ऑयल वगैरह हमने यूज कर लिया है वो भी एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो उसे अपन कंज्यूमेबल स्टोर कहते हैं कि भाई कारखाने के अंदर मशीन की साफ सफाई के लिए हम लोगों को ग्रीस ऑयल वगैरह जो है रखना पड़ता है ताकि मशीन सही तरीके से काम करे, तो जितना ग्रीस ऑयल वगैरह हम कंज्यूम कर लेते हैं वो एक तरीके से क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस, अगर हमने माल खरीदते समय कोई पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस किए हैं तो वो ट्रेडिंग में आएंगे, लेकिन माल को बेचते समय अगर हमने कोई पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस किए हैं तो वो पीएनएल में आएंगे। ध्यान रखिएगा, तो फर्क पड़ता है खरीदते समय और बेचते समय। खरीदते समय जो भी करेंगे वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी, अगर केवल डेप्रीशिएशन वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो पीएनएल में लिखना है, लेकिन डेप्रीशिएशन के आगे अगर मशीनरी वर्ड लिखा हुआ आ गया तो आपको फैक्ट्री में ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखना है। ध्यान रखना, अगर केवल डेप्रीशिएशन वर्ड लिखा हुआ आ रहा है तो पीएनएल के अंदर, लेकिन डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी लिखा हुआ आ जाए तो ध्यान रखना है ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन मोस्टली बताऊं मैं आपको, ये डेप्रीशिएशन आपको कंफ्यूज कर देगा, इसको यहाँ से हटा ही दो, क्योंकि अधिकतर डेप्रीशिएशन जो है वो पीएनएल के अंदर ही आता है, चाहे वो मशीनरी का हो चाहे वो किसी का भी हो, तो डेप्रीशिएशन से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो डेप्रीशिएशन मशीनरी का हो किसी का भी हो वो आपको पीएनएल के अंदर ही लिखना है। अभी इस कंसेप्ट में हमको नहीं जाना, ठीक है। तो डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी आपको कंफ्यूज करेगा, यहाँ से इसको हटा देना है। डेप्रीशिएशन के बारे में आपको यही मानना है कि उसको हम कहाँ पर लिखेंगे, पीएनएल के अंदर लिखेंगे, चाहे वो किसी का भी डेप्रीशिएशन हो। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज हम समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड हो गई। कौन सी साइड हो गई, डेबिट साइड हो गई। आपको करना क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर सबसे पहले आपको ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर परचेजेस लिखनी है, और परचेजेस के अंदर से आपको परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड को माइनस करना है, नेट परचेजेस निकालनी है। नेट परचेजेस निकालने के बाद ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर लिखने हैं। तो ट्रायल बैलेंस हमें गिवन होता है, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर से हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, परचेजेस लिख दी, परचेज में से हमने परचेज रिटर्न को माइनस कर दिया, नेट परचेज लिख दी। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने ट्रायल बैलेंस में से छांट लिए, और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको याद होने चाहिए, है ना। तो मैंने जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस बन सकते थे वो सारे के सारे जो हैं यहाँ पर लिख दिए हैं, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं।
वेजिस, वेजिस एंड सैलरीज, फ्रेट, कार्टेज, कैरिज, फ्रेट, कार्टेज, कैरिज इनवर्ड, अगर केवल ये लिखा हुआ है तो भी ट्रेडिंग में और इनवर्ड लिखा हुआ आ जावे तो भी ट्रेडिंग में। गैस, फ्यूल एंड पावर, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ऑक्ट्रॉय, रॉयल्टी, इंपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, डॉक चार्जेस एंड क्लीनिंग चार्जेस, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये क्या होते हैं, ग्रीस ऑयल वगैरह का खर्चा, पैकिंग मटेरियल एक्सपेंसेस अगर हमने खरीदते समय किए हैं तो, और डेप्रिसिएशन आप हटा देना, है ना, ये गलती से यहां पर आ गया। क्लियर। अब डेबिट साइड को हमने लिख लिया। अब डेबिट साइड के बाद आपको क्या करना है, आपको लिखना है क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, सबसे पहले ट्रायल बैलेंस के अंदर से हम सेल्स को लिखेंगे। किसको लिखेंगे, सेल्स को। फिर सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड, ध्यान रखना रिटर्न आउटवर्ड जो होती है वो परचेज रिटर्न होती है। रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ आ जावे तो इसका मतलब क्या है, परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ आ जावे तो इसका मतलब क्या होता है, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करने के बाद नेट सेल्स को आपको यहां पर लिख देना है। फिर उत्पादन के दौरान क्या होता है, स्क्रैप निकलता है, तो अगर उस स्क्रैप, कोई स्क्रैप निकला है और उस स्क्रैप को बेचने से हमको कोई आमदनी हुई है तो उसको क्या करना है, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। क्लोजिंग स्टॉक, ये आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होता है। कहाँ पर गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे, और इसके बारे में मैं अभी आपको कुछ और भी बताऊंगा। तो लेकिन ध्यान रखना है क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो फिर नहीं आएगा, ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो नहीं आएगा। मैं यहां पर लिख देता हूं, हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होता है, तो मैं यहां पर इसको मेंशन कर रहा हूं, हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं लिखना है। इसका मतलब है कि ये परचेज में से एडजस्ट हो चुका है। भाई वैसे हमेशा का मतलब यहाँ पर क्या है, मोस्टली ये आपको कहाँ पर गिवन होता है, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होता है। अगर ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है तब तो आपको यहाँ पर लिखना है, लेकिन अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो ट्रेडिंग अकाउंट में मत लिखना। इसका मतलब है इसे परचेज में से एडजस्ट किया जा चुका है, इसे परचेज में से एडजस्ट किया जा चुका है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बेसिकली देखें तो मैंने आप लोगों को सारी बातें जो है यहाँ पर समझा दी ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि भाई हम टीचर बनने जा रहे हैं तो टीचर को तो फॉर्मेट जो है टिप्स पर याद होना ही चाहिए कि भाई कौन सी चीज़ ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी चीज़ नहीं आएगी। और हमें बच्चों को सिखाना भी यही होता है, क्योंकि कोई भी बच्चा ट्रेडिंग अकाउंट तभी बना सकता है जब उसको उसका फॉर्मेट याद हो, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग अकाउंट बहुत ही इजी अकाउंट है, इतना कोई हार्ड एंड टफ अकाउंट नहीं है। हमें केवल और केवल क्या होना चाहिए, फॉर्मेट लर्न होना चाहिए कि भाई सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे डेबिट साइड में, फिर परचेजेस लिखेंगे, फिर परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर देंगे, नेट परचेजेस बाहर आ जाएगी। बाकी ये तो एडजस्टमेंट है, अगर गिवन होंगे तो हम नेक्स्ट चैप्टर में और सीखेंगे इनके बारे में। लेकिन अभी यहाँ पर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस करा और हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये आपको याद करने हैं, इनके बाहर नहीं होता है कुछ भी। मोस्टली यही डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको किताबों में देखने के लिए मिलेंगे। और क्रेडिट साइड तो बहुत ही ईजी है, आपको सेल्स लिखनी है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को क्या करना है, माइनस करना है, नेट सेल्स बाहर आ जाएगी। अगर
स्क्रैप ऑफ सेल्स दे रखी है तो उसको लिखना है। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में आपको याद रखना है कि अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन है एज अ एडजस्टमेंट तो ही यहाँ लिखना है। अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो यहाँ पर नहीं लिखना है। फिर आप क्या करोगे, डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगाओगे। किसका? डेबिट साइड का टोटल लगाओगे और क्रेडिट साइड का क्या लगाओगे? टोटल लगाओगे। ठीक है। अगर डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से ज़्यादा है इसका मतलब आपको क्या हो गया? ग्रॉस लॉस हो गया। क्या हो गया? ग्रॉस लॉस। और यदि क्रेडिट साइड का टोटल डेबिट साइड से ज़्यादा है तो आपको क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो पहले तो हम फॉर्मेट के अंदर क्या करते हैं, पूरे फॉर्मेट को फिलअप कर लेते हैं। फॉर्मेट को फिलअप करने के बाद हम क्या करते हैं? टोटल लगाते हैं डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का। अगर डेबिट साइड का टोटल जो है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा है इसका मतलब एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है। अब एक्सपेंसेस साइड ज़्यादा है तो आपको ग्रॉस लॉस होगा। क्या होगा? ग्रॉस लॉस। और यदि क्रेडिट साइड ज़्यादा है इसका मतलब इनकम साइड ज़्यादा है तो आपको क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो इन दोनों में से एक ही चीज़ आएगी, या तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा या ग्रॉस लॉस आएगा। और इसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या कर देते हैं? ट्रांसफ़र कर देते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र कर देते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो ढंग से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो क्या है? वो ये है क्लोजिंग एंट्रीज। ये हमारे सिलेबस में है, एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती हैं। एग्ज़ाम में हमसे पूछी जाती हैं क्लोजिंग एंट्रीज रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट जो है ट्रायल बैलेंस से आप बनाते हो, लेकिन ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से पहले हमें क्लोजिंग एंट्रीज करनी पड़ती है। तो मैं ये एंट्रीज आपको बाद में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने आप लोगों को कहा ध्यान से समझिएगा। मैंने आप लोगों को कहा, या मैं आप लोगों को यहीं पर ही समझाता हूँ, ठीक है? इसको समझने की कोशिश करना। मैंने आप लोगों को कहा कि भाई हम क्या करते हैं? टू परचेजेस लिखते हैं। क्या लिखते हैं? टू परचेजेस। और उसमें से लेस क्या करते हैं? परचेज रिटर्न को हम क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं। और जो नेट परचेजेस आती है उसको बाहर लिख देते हैं। तो भाई हमने यहाँ पर परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करके दिखाया, तो इसका मतलब ये है कि हमने परचेज रिटर्न को पहले परचेज के अंदर ट्रांसफ़र किया होगा। यानी कि परचेज रिटर्न अकाउंट का जो भी बैलेंस होगा वो हमने पहले परचेज अकाउंट में क्या किया होगा? ट्रांसफ़र किया होगा। और परचेज रिटर्न से परचेज क्या होती है? कम होती है। यानी कि मोस्टली परचेज क्या होती है? डेबिट होती है। लेकिन अब हमें परचेज को कम करना है। क्या करना है? कम करना है। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई? परचेज अकाउंट को तो कर देंगे क्रेडिट और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि परचेज रिटर्न अकाउंट को परचेज अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जर्नल प्रविष्टि क्या होगी? तो भाई परचेज रिटर्न अकाउंट को जब हम परचेज में ट्रांसफ़र करेंगे तो परचेज कम होगी और परचेज होती है डेबिट, यानी कि कम करने के लिए हमें उसे करना पड़ेगा क्रेडिट। तो यानी कि ट्रांसफ़र एंट्री क्या बनेगी? परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। सेम इसी तरह हम देखिए क्या करते हैं? लिखते हैं बाय सेल्स और उसमें से क्या लेस कर देते हैं? सेल्स रिटर्न, और नेट सेल्स को हम बाहर लिख देते हैं। इसका मतलब हमने सेल्स रिटर्न को सेल्स में से लेस करके दिखाया है
तो इसका मतलब हमने सेल्स रिटर्न को किस में ट्रांसफ़र किया होगा, सेल्स अकाउंट में ट्रांसफ़र किया होगा। और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट, लेकिन अब सेल्स को हमें क्या करना है, कम करना है, तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट को सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होती है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। यानी कि जब भी हम लोग क्या बनाएंगे, जब भी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें भिड़ते ही ये दो जनरल प्रविष्टि करनी है। जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया जाता है तो सबसे पहले आपको ये दो क्लोजिंग एंट्री कह लो या ट्रांसफ़र एंट्री कह लो, आपको करनी ही पड़ेगी, आपको करनी ही पड़ेगी। क्योंकि भाई ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम परचेज में से परचेज रिटर्न को लेस करके दिखा रहे हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, हमने परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफ़र किया होगा तभी तो हम यहाँ पर लेस करके दिखा रहे हैं। और परचेज रिटर्न से परचेज क्या हो गई, कम हो गई। तो परचेज को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने क्या जनरल प्रविष्टि की होगी, परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट टू परचेजेज अकाउंट। हम ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल्स रिटर्न को लेस करके दिखा रहे हैं। अब हम सेल्स रिटर्न को लेस करके दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हमने क्या किया होगा, सेल्स को कम किया होगा। अब सेल्स को कम करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ता है, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो जब भी हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सबसे पहले हमको ये दो ट्रांसफ़र एंट्री करनी पड़ती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपसे क्लोजिंग एंट्रीज पूछी जा सकती हैं और हमको ये एंट्रीज एक्चुअल में कोई सिखाता नहीं है। हमको डायरेक्ट क्या करते हैं, स्कूल के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट सिखा देते हैं और हमसे कहते हैं बस आप तो परचेज लिखना, परचेज रिटर्न को लेस कर देना। अरे भाई इसके पीछे लॉजिक क्या है, मैं डायरेक्ट परचेज को परचेज रिटर्न में से कैसे लेस कर दूं। तो इसका मतलब मैंने परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफ़र किया होगा। तो परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफ़र करने से परचेज कम हो गई, तो परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये ट्रांसफ़र एंट्री करी होगी। सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करके दिखाते हैं। तो क्यों दिखाते हैं, सेल्स रिटर्न को हमने सेल्स में ट्रांसफ़र किया होगा और सेल्स कम हो गई, सेल्स को कम करने के लिए हमने डेबिट किया होगा। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। तो ये दो जनरल एंट्री आपको सबसे पहले करनी पड़ती है ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से पहले। उसके बाद मैंने आपको कहा कि भाई देखो ये क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या है, एडजस्टमेंट है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस के नीचे, ये कहाँ गिवन होते हैं, ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन होते हैं। अगर आपको लिखा हुआ है कि भाई मार्ग में माल है 50,000 रुपये का और प्रविष्टि नहीं हुई है, तो भाई प्रविष्टि नहीं हुई है तो इसका मतलब क्या है, हमें उसको परचेजेज में जोड़ना पड़ेगा। हमें उसको परचेजेज में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। यानी कि हमने अभी तक उसको परचेज में ऐड नहीं किया है, हमने उसको परचेज में ऐड नहीं किया है। यानी कि वहाँ पे साफ लिखा हुआ आएगा, मार्ग में माल है जिसकी क्रय की प्रविष्टि नहीं की गई है। अब क्रय की प्रविष्टि नहीं की गई है, भाई हमने खरीद तो लिया, अब वो माल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, तो हमने खरीद तो लिया, तो अब हमने अगर उसकी क्रय की प्रविष्टि नहीं की है तो हमें क्रय की प्रविष्टि करनी पड़ेगी। यानी कि हमें परचेजेस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट। और अगर सपोज करो ये गुड्स इन ट्रांजिट की हमने क्रय की प्रविष्टि कर ली है, तो मैं आपको बताऊंगा कि हालांकि आने वाला चैप्टर एडजस्टमेंट वाला है, तो ये गुड्स इन ट्रांजिट जो है इसे हम क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के फॉर्म में भी ट्रीट करते हैं। लेकिन अभी सिर्फ आपको इतना ही समझना है कि अगर हमने क्रय की प्रविष्टि नहीं की है तो हमें करनी पड़ सकती है, हमें परचेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। परचेज अकाउंट डेबिट टू गुड्स इन ट्रांजिट, यानी कि मार्ग में ऐसा माल जिसकी क्रय में की प्रविष्टि नहीं की गई है
तो फिर उस कंडीशन में हमें ये एंट्री करनी पड़ेगी। फिर ट्रायल बैलेंस के नीचे लिखा हुआ है कि भाई व्यापारी ने निजी उपयोग के लिए माल निकाला, व्यापारी ने मुफ्त सैंपल में इतना माल बांट दिया, डोनेशन में इतना माल बांट दिया, इतने माल का नुकसान हो गया, जिनकी प्रविष्टि नहीं की गई है। अब प्रविष्टि नहीं की गई है तो इनकी प्रविष्टि करने से क्या होगा, परचेज कम हो जाएगी, तो हमें परचेज को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी कि ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, है ना, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, डोनेशन चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। लेकिन मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि इस तरह की प्रविष्टियां आपसे पूछे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये जो प्रविष्टियां हैं 1 और 2 नंबर वाली, ये तो आपको याद करनी ही करनी है या समझनी ही समझनी है। और मैंने आपको लॉजिक बता दिया कि भाई हम ट्रेडिंग के अंदर परचेज रिटर्न को लेस करके दिखा रहे हैं, तो परचेज कम हो गई, परचेज को कम करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा। अगर आपने इतनी चीज़ समझ ली तो आपको ये जर्नल एंट्री याद हो जाएगी। हम सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस करके दिखा रहे हैं, इसका मतलब सेल्स कम हो गई और सेल्स को कम करने के लिए आपको डेबिट करना पड़ेगा, तो ये जर्नल एंट्री भी आपको याद हो गई। ये जर्नल एंट्रियां बहुत रेयर केस है कि आपसे पूछी जाए, लेकिन अगले नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे। उसके बाद अब हमने सबसे पहले परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफर कर दिया, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड में हम जो जो लिखते हैं, तो देखिए यहां पर हमने इन सब चीजों को ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखा, जितने भी खर्चे हैं, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, इसका मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इन सबको ट्रेडिंग अकाउंट में लाने के लिए हमने कोई ना कोई जनरल प्रविष्टि तो करी होगी, तभी तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आए हैं। तो हमने क्या जनरल प्रविष्टि करी होगी, हमने ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ रहे हैं, इसका मतलब हमने ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट किया होगा। तो हम क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को देखो हमने डेबिट कर दिया, और यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक, 2 परचेजेस, 2 वेजेस एंड सैलरीज, 2 फ्रेट कार्टेज कैरिज, 2 फ्रेट कार्टेज कैरिज इनवर्ड, 2 गैस फ्यूल एंड पावर, 2 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, 2 ऑक्ट्रॉय, 2 रॉयल्टी, जो भी 2 इंपोर्ट ड्यूटी, 2 डॉक चार्जेस, 2 कंज्यूमेबल स्टोर, 2 पैकिंग चार्जेस, 2 डेप्रीशिएशन, इसको तो हटा दो, है ना, मैंने इसको आपको हटवा दिया, ये यहाँ पर गलती से आ गया, ठीक है। तो यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में लाने के लिए हमें ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है। किसको डेबिट करना पड़ता है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, और बाकी सबको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट करना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो भी चीज़ें आती हैं उनको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लाने के लिए हमें ये जनरल प्रविष्टि करनी पड़ती है। इससे हम क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्री। क्या कहते हैं, क्लोजिंग एंट्री। यानी कि हम खातों को कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये जो ऊपर की 2 एंट्रियां हैं, परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफ़र करने की, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफ़र करने की, ये कौन सी प्रविष्टियां कहलाती हैं, ट्रांसफ़र एंट्रीज। क्या कहलाती हैं, ट्रांसफ़र एंट्रीज। तो सबसे पहले तो इन 2 प्रविष्टियों को करना है, उसके बाद ये वाली प्रविष्टि करनी है। और मैंने ये बताया कि ये तो बहुत रेयर चांस है, इसको नेक्स्ट चैप्टर में अपन अच्छी तरह सीखेंगे। उसके बाद ये सारी प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं। अब बात करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट के देखो बच्चों, क्रेडिट साइड के अंदर क्या क्या आता है भाई, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट के अंदर आता है सेल्स आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। सेल ऑफ स्क्रैप को हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं,
तो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो सेल ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आप लोगों को क्या करना है। क्लोजिंग स्टॉक में दो कंडीशन होती हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक जो है अगर वो ट्रेडिंग ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक यदि ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा है तो ये वाली जनरल प्रविष्टि की जाती है। इसे एडजस्टमेंट एंट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है। और अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर है, इसका मतलब हमने क्लोजिंग स्टॉक को परचेज में ट्रांसफर कर दिया है, तो ये एक तरीके से क्या कहलाती है? ट्रांसफर एंट्री। क्या कहलाती है? ट्रांसफर एंट्री। तो क्लोजिंग स्टॉक को लेकर दो तरह की सिचुएशन आपके सामने आ सकती है और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि यदि क्लोजिंग स्टॉक को तलपट के अंदर दिखाया हुआ है तो अंतिम खाते बनाते समय हम उसे कहाँ दिखाएंगे? केवल चिट्ठे में दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। देखिए, इस एंट्री को तब करते हैं जब क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के अंदर दिखाना हो। इस एंट्री की कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक को केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है, क्योंकि भाई परचेज में से वो ऑलरेडी परचेज में ट्रांसफर हो गया, तो अब आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने ये वाली जनरल प्रविष्टि करी है तो इसका मतलब है आप क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखा रहे हो। कहाँ दिखा रहे हो? ट्रायल बैलेंस के बाहर। तो यह एंट्री तब करते हैं जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखा हो। यह एंट्री करने पर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की असेट साइड में दिखाया जाता है। यानी कि जब ये एंट्री होती है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में भी दिखाना है और बैलेंस शीट की असेट साइड में भी दिखाना है। लेकिन अगर ये एंट्री है तो केवल और केवल बैलेंस शीट की असेट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। बैलेंस शीट की किस साइड में जाएगा? असेट साइड में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। एक एक बात मैं आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं क्योंकि आप भविष्य के अंदर फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता बनने वाले हो, तो बच्चे को आपको बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाना है, क्योंकि भाई बताता ही नहीं है ये बातें कोई बताता ही नहीं है कि भाई ऐसा क्यों किया जा रहा है। बताओ सही बात है कि नहीं है? आज तक आप लोगों ने, हालांकि हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो, लेकिन ये बातें कोई बताता ही नहीं है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक को लेकर ये दो तरह की प्रविष्टियां की जा सकती हैं और क्लोजिंग स्टॉक हमेशा मैनुअली काउंट होता है। तो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना तो हमें इन सब बातों का ध्यान रखना है, सब बातों का ध्यान रखना है, तब आप ट्रेडिंग अकाउंट बना पाओगे। क्या बना पाओगे? ये ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट मैंने यहाँ पर खींच दिया। इससे बाहर मुश्किल है कि कोई एक्सपेंसेस आपसे पूछा जाए। ये सारे एक्सपेंसेस मैंने बुकों से छांटकर एक बार ही यहाँ पर लिख दिए जो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट याद कर लो तो आपको पीएनएल अकाउंट का फॉर्मेट याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भाई जो इसमें नहीं आ रहा, जो खर्चा इसमें नहीं आ रहा, वो कॉमन सेंस की बात है कि पीएनएल में आएगा। किस में आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर आएगा। तो आप एक अकाउंट के एक्सपेंसेस ढंग से याद कर लो तो बाकी के जो एक्सपेंसेस होंगे वो सारे कहाँ जाएंगे? पीएनएल अकाउंट के अंदर जाएंगे। क्लियर? और यहाँ पर केवल जो है
कौन सी इनकम आती है, रेवेन्यू इनकम आती है यानी कि सेल्स। इसके अलावा जो भी इनकम है वो सारी पीएनएल में जाती है, चाहे वो आपके लिए डिस्काउंट रिसीव्ड हो, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हो, रेंट रिसीव्ड हो, कमीशन रिसीव्ड हो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो। तो यहाँ पर इनकम के रूप में केवल सेल्स को दिखाते हैं, बाकी जितनी भी इनकम होती हैं वो सारी की सारी कहाँ जाती हैं, पीएनएल अकाउंट के अंदर जाती हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट को अगर हमने ढंग से समझ लिया, और बहुत आसान है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो, फिर परचेजेस लिखो, परचेजेस में से परचेज रिटर्न को माइनस कर दो, फिर नेट परचेजेस बाहर आ जाएगी, फिर सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख दो जो भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं, फिर क्रेडिट साइड के अंदर सेल्स लिखो, सेल्स में से सेल्स रिटर्न को माइनस करो, नेट सेल्स आ जाएगी। अगर आपने स्क्रैप बेचा है तो स्क्रैप के बेचने से जो आमदनी हुई है उसको लिखो। क्लोजिंग स्टॉक तब लिखना है जब ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, ट्रायल बैलेंस के अंदर हो तो क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर मत लिखना, ठीक है ना। फिर डेबिट का टोटल लगाना है, क्रेडिट का टोटल लगाना है। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस लॉस होगा, क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर आपको इनसे रिलेटेड क्लोजिंग एंट्री पूछ ले तो सबसे पहले कौन सी क्लोजिंग एंट्री करनी है आपको सबसे पहले जो करना है, परचेज रिटर्न को परचेज में ट्रांसफ़र करना है, सेल्स रिटर्न को सेल्स में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जो भी आइटम आते हैं, यहाँ पर परचेज रिटर्न मत लिख देना क्योंकि परचेज रिटर्न को ट्रांसफ़र करने की एंट्री हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर केवल क्या आएगा, परचेज ही आएगा। आप सोचो कि यहाँ पे हमने लेस परचेज रिटर्न भी लिख रखा है तो हम उसको भी लिखेंगे टू परचेज रिटर्न। टू परचेज रिटर्न मत लिख देना, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न कभी भी नहीं होता है, टू परचेजेज ही होता है। फिर सारे खर्चे डेबिट कर दो। उसके बाद आप क्या करो, क्रेडिट साइड में यहाँ पर सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट मत कर देना क्योंकि सेल्स रिटर्न को तो हम सेल्स में ट्रांसफ़र कर चुके हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जो जो आइटम आ रहे हैं वो आप उसकी क्लोजिंग एंट्री कर दो। और क्लोजिंग स्टॉक से लेकर रिलेटेड दो एंट्री हो सकती है। अगर आप परचेज में से एडजस्ट करना चाहते हो तो परचेज में से एडजस्ट कर दो। इस कंडीशन में क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर आएगा। और यदि आप परचेज में से एडजस्ट नहीं करना चाहते हो तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख दो, तो उस कंडीशन में ये एंट्री होगी। और परचेज में से एडजस्ट कर देते हो तो ये एंट्री होगी। तो दोनों आपके पास चॉइस है, आप क्या करना चाहते हो। तो एग्ज़ाम के अंदर हमको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड ये चीज़ें हैं और हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया क्या आप लोगों को? एक बार फटाफट से बताएं कि यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? यहाँ तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या आप लोगों को? चलिए अब देखते हैं आगे। लास्ट दो एंट्रियां और बची हैं। अगर हमें देखो अब इसको कैसे समझना है। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर या तो हमें क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो हम उसे यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। और ग्रॉस लॉस होता है तो हम यहाँ पर लिखते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस को कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब ग्रॉस लॉस ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है यहाँ पर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है भाई। ग्रॉस इन दोनों में से एक ही चीज़ होगी।
अगर ग्रॉस प्रॉफिट होता है तो हम ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखते हैं, और ग्रॉस लॉस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पर लिखते हैं। ग्रॉस लॉस को हम P&L के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं। कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? डेबिट में। और ग्रॉस प्रॉफिट को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? P&L के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। इसको P&L के क्रेडिट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ग्रॉस प्रॉफिट को P&L में ट्रांसफ़र करने की जनरल प्रविष्टि क्या होती है। तो भाई देखो, ग्रॉस प्रॉफिट P&L के कहाँ पर आ रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट P&L के क्रेडिट में आ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ आ रहा है? P&L के क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब जनरल प्रविष्टि के अंदर P&L क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो P&L को क्रेडिट कर दो, और यहाँ पर ये डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट कर दो। ग्रॉस लॉस को P&L में ट्रांसफ़र करने की एंट्री क्या होती है? ग्रॉस लॉस P&L के डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब P&L डेबिट हो रहा होगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हो रहा होगा? क्रेडिट हो रहा होगा। तो ये दो जनरल प्रविष्टियां भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं कि बताओ ग्रॉस प्रॉफिट को P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की जनरल प्रविष्टि क्या होगी। तो बच्चे सोचने लग जाते हैं, यार यार जनरल प्रविष्टि तो हमने देखी नहीं, हम तो डायरेक्ट ही ट्रांसफ़र कर देते थे। डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं होता, अकाउंट में कोई भी चीज़ डायरेक्ट नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। हम P&L के क्रेडिट में ग्रॉस प्रॉफिट को लिख रहे हैं, इसका मतलब हमने जनरल प्रविष्टि के अंदर P&L को क्रेडिट किया है। तो डेबिट किसको किया होगा? ट्रेडिंग को किया होगा, क्योंकि ट्रेडिंग से ही तो आ रहा है ये। हमने ग्रॉस लॉस को P&L के डेबिट में लिखते हैं, तो इसका मतलब हमने जनरल प्रविष्टि के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट किया होगा। तो क्रेडिट किसको किया होगा? क्रेडिट ट्रेडिंग अकाउंट को किया होगा। तो इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉजिक को समझना है। किसको समझना है? लॉजिक को समझना है। तो ये दो एंट्रियां भी क्लोजिंग एंट्रियां होती हैं। क्या कौन सी एंट्रीज होती हैं? क्लोजिंग एंट्रीज होती हैं। तो आप बिल्कुल ध्यान रखो, आप बिल्कुल समझ जाओ कि भाई आपको कौन कौन सी जनरल प्रविष्टियां जो हैं करनी हैं। क्लियर हो गई क्या बात यहाँ तक? कि ये सब जो हैं ये सब क्लोजिंग एंट्रीज और ट्रांसफ़र एंट्रीज कहलाती हैं, और ये ट्रांसफ़र एंट्रीज जो हैं आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। एग्ज़ाम के अंदर ध्यान रखना, वो हमेशा बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे कोई न्यूमेरिकल कराने वाला नहीं है। वो ये देखेगा कि आपकी सब्जेक्ट पे कमांड कितनी है, आपको ये चीज़ें पता है या नहीं पता है। ये चीज़ें अगर आपको पता हैं तब तो भाई आप बिल्कुल व्याख्याता बनो, है ना। तो व्याख्याता बनने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में पता होना क्या है? ज़रूरी है, तभी हम इस चीज़ों को कर पाएंगे। क्लियर हो गई बात? अब देखिए, अब हमारे सामने बड़ा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, लेकिन इससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि अभी भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, तो मैं उसको भी दूर कर देता हूं, है ना। क्लोजिंग एंट्रीज को मैं बिल्कुल छोटे फॉर्म में आपको समझा देता हूं। क्लोजिंग एंट्रीज एंड ट्रांसफर एंट्रीज किससे रिलेटेड? ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। देखो, पहले तो आपको भिड़ते ही कौन सी एंट्री करनी है? एंट्री करनी है परचेज रिटर्न, या अपन कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ये एंट्री करनी है पहले तो। दूसरी एंट्री आपको क्या करनी है? सेल्स अकाउंट डेबिट टू
सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट, ये एंट्री करनी है। तीसरी एंट्री आपको क्या करनी है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट टू परचेजेज अकाउंट और टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस अकाउंट। जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उन सबको क्रेडिट करते जाओ। चौथी एंट्री आपको करनी है सेल्स अकाउंट डेबिट सेल्स ऑफ स्क्रैप अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, ये 4 एंट्रियां हो गई। उसके बाद 5वीं एंट्री करनी है क्लोजिंग स्टॉक की, और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री भी तब करनी है जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, जब क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर हो, अंदर हो तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ही नहीं। तो एंट्री क्या होगी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। फिर यदि आपको ग्रॉस प्रॉफिट होता है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है, तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, आप एंट्री करोगे ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यदि आपको ग्रॉस लॉस होता है तो आप क्या जनरल एंट्री करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये जनरल प्रविष्टि करोगे। क्लियर हो गई बात। अब इसमें से भी ये 2 एंट्रीज कौन सी एंट्री है, ये ट्रांसफर एंट्रीज हैं। क्या है, ट्रांसफर एंट्रीज। ठीक है ना, ये 2 कौन सी एंट्री हैं, ये भी ट्रांसफर एंट्रीज हैं। ये एंट्री कौन सी एंट्री है, ये एडजस्टमेंट एंट्री है। कौन सी एंट्री है, एडजस्टमेंट एंट्री। और बाकी की जो हैं वो सब कौन सी एंट्री हैं, क्लोजिंग एंट्री। तो 7 एंट्रीज के अंदर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट को ख़त्म कर दिया। तो ये 7 एंट्रीज करनी पड़ती है जब भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। कितनी एंट्री करनी पड़ती है, 7 एंट्री करनी पड़ती है जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। 7 एंट्रीज के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट का चैप्टर मैंने क्लोज कर दिया। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक ये एंट्रियाँ अच्छी तरीके से समझ में आ गई क्या आप लोगों को, जल्दी से बताएं। ये 7 एंट्रियों में ट्रेडिंग अकाउंट का चैप्टर क्लोज। क्लियर है क्या, रिप्लाई करें कि यहाँ तक क्लियर है क्या। ठीक है, अब देखो हम लोग बात कर रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज। इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज यानी कि ध्यान रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
और डेफिनेटली एक क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो अगर हम लोगों को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है, क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत अगर हमको निकालनी है तो हमें ये 3 फार्मूले याद होने चाहिए। हमें ये 3 फार्मूले क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। और नेट परचेजिस का मतलब क्या होता है? नेट परचेजिस का मतलब होता है टोटल परचेजिस। टोटल परचेजिस का मतलब कैश परचेजिस प्लस क्रेडिट परचेजिस। टोटल परचेजिस माइनस परचेज रिटर्न। तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाए तो आपको ये 3 फार्मूले पता होने चाहिए। अब आप पूछोगे कि सर इन 3 फार्मूलों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, तो वो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन पर डिपेंड करता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा फार्मूला क्या है? नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फार्मूला क्या है? नेट सेल्स। अब नेट सेल्स का मतलब क्या होता है? नेट सेल्स का मतलब होता है टोटल सेल्स। टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, टोटल नेट सेल का मतलब क्या होता है? टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो अगर हम ओपनिंग स्टॉक में नेट परचेजेस को जोड़ देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं और उसमें से यदि हम क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देते हैं तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। अगर हम नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं तो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। अगर ग्रॉस लॉस की कंडीशन हो तो नेट सेल्स के अंदर यदि हम ग्रॉस लॉस को जोड़ दें तो भी हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के 3 फार्मूले होते हैं। जीवन में याद रखो, ये 3 फार्मूले जो होते हैं ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को निकालने के होते हैं और ये आपको टिप्स पर क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए, तभी आप एग्जाम में क्वेश्चन को अटेंड कर पाओगे। फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के कितने फार्मूले होते हैं? 2 फार्मूले होते हैं। देखिए, पहला फार्मूला क्या होता है? नेट सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दो तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाती है ना। नेट सेल्स में से यदि हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें तो क्या आ जाती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाती है। और नेट सेल्स में से यदि हम एडजस्टेड परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो भी गुड सोल्ड आ जाती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये एडजस्टेड परचेज क्या होती है? एडजस्टेड परचेज का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये होता है एडजस्टेड परचेज का मतलब, है ना। तो अगर क्वेश्चन के अंदर हमें एडजस्टेड परचेज ही लिख रखी है और हमसे कहा जाए कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, तो ट्रेडिंग अकाउंट में ध्यान रखना अगर एडजस्टेड परचेज दे रखी है तो ट्रेडिंग अकाउंट में इन तीनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन तीनों को एडजस्ट करने के बाद ही तो एडजस्टेड परचेज आई है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप नेट सेल्स में से एडजस्टेड परचेज को माइनस कर दोगे, है ना, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फार्मूले में एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस ही तो बचा, वो हम ऑलरेडी अलग से लेस कर रहे हैं। तो नेट सेल्स में से मैंने इन एडजस्टेड परचेज को माइनस कर दिया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया, तो मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऐसे लिखूं या मैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को ऐसे लिखूं, तो बात तो क्या है? एक ही है, बात तो एक ही है। तो एग्जाम में घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ही है। बस मैं कर क्या रहा हूँ? ओपनिंग स्टॉक
प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक को मैं यहाँ पर घटा रहा हूँ और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को मैं यहाँ से घटा रहा हूँ। तो इकट्ठा ये हो सकता है या एग्जाम में ये भी हो सकता है। तो नेट सेल्स निकालने के दो तरीके, सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के क्या होते हैं, दो मेथड यानी कि दो तरीके होते हैं, दो फार्मूले होते हैं। तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के कितने, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के कितने तरीके हो गए, तीन। ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने के कितने तरीके हो गए, दो। तो तीन फार्मूले और दो फार्मूले यानी कि पांच फार्मूले, कितने, पांच फार्मूले हो गए। तो ये पांच के पांच फार्मूले जो हैं आप लोगों को लर्न करने हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आप लोगों को कराऊंगा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, है ना। और आप चाहते हो कि आपको ये सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस समझ में आ जाएं। देखो कितने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखे हैं, और आप चाहते हो कि आपको ये सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं समझ में आ जाएं। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए पहले आप लोगों को ये फार्मूले याद करने पड़ेंगे, ताकि मैं चाहता हूँ कि अगले क्लास के अंदर आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरीके से समझ में आए। ज़्यादा नहीं है, पांच फार्मूले हैं, अपने दिमाग के अंदर बैठा लो इसको अच्छी तरीके से। आप लोग पांचों फार्मूलों को याद कर लो और इजी हैं भाई। अगर सपोज करो क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, परचेजेस भी दे रखी है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे रखा है, और हमसे कहे कि यार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालो, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। अगर क्वेश्चन में सपोज करो ये कुछ भी नहीं दे रखा, हमें नेट सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, तो नेट सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। अगर हमें क्वेश्चन में ये कुछ भी नहीं दे रखा, हमें नेट सेल्स और ग्रॉस लॉस दे रखा है, तो नेट सेल्स में ग्रॉस लॉस जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई। ठीक है। फिर हमसे कहा जाए कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, तो अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालें भाई, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होता क्या है। अगर हम सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस कर दें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मालूम पड़ जाएगा। तो नेट सेल्स, पहले तो नेट सेल्स कैलकुलेट करो, है ना, फिर ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट करो, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को कैलकुलेट करो, और नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को लेस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर अगर क्वेश्चन के अंदर आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं दे रखी, आपको एडजस्टेड परचेज दे रखी है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे रखे हैं, तो एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये तीन चीज़ें तो जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के अंदर होती हैं वो ऑलरेडी इकट्ठी यहाँ पर लेस कर दी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से लेस कर दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग से लेस कर दो। तो ये पांच फार्मूले जो हैं आपको याद करने हैं, आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, अपने दिमाग के अंदर बैठाने हैं, तभी आप एग्ज़ाम के अंदर अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ का और ध्यान रखो, जैसे कि किस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, फॉर्मेट है। आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो आपको फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाते समय ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया, तो यानी कि आपको फिर परचेज से रिलेटेड कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर आपको क्वेश्चन में एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अंदर एडजस्टेड परचेज गिवन है या क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज गिवन है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में इन तीनों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एडजस्टेड परचेज का मतलब ही क्या होता है, एडजस्टेड परचेज इज इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर
इन तीनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 5 फार्मूले जो मैंने आपको बताए हैं, ये आप याद करके रखो। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनसे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई है क्या आप लोगों को? एक बार रिप्लाई करके बताएंगे सब बच्चे कि यहाँ तक की क्लास बिल्कुल क्लियर है क्या? यहाँ तक की क्लास आप लोगों को एकदम समझ में आ गई है क्या? ये 5 फार्मूले याद कर लो बच्चों। मान के चलो एक क्वेश्चन डेफिनेटली इसमें से आने वाला है। ये 5 फार्मूले आपके एग्जाम में बहुत काम आने वाले हैं, गजब के काम आने वाले हैं। रिप्लाई करके बताओ यहां तक बिल्कुल क्लियर है क्या आप लोगों को? यहां तक रिप्लाई करके बता दो कि क्लियर हो गया है क्या आप लोगों को? चलिए, तो फिर हम अभी आज की क्लास को ओवर करते हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।